हिंदुस्तान ओलंपियाड के 2018 का जो पेपर है क्लास 6 का, इसको आज देखेंगे। ये 2018 में ये पेपर आया था। देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या इसके इंस्ट्रक्शंस थे दैट टाइम। 10 minutes आर प्रोवाइडेड फॉर OMR फिलिंग। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 1 आवर। क्वेश्चन 50, पहले 50 क्वेश्चन ही आते थे, लेकिन आज जो है अब 100 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं और टाइम जो है बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है, 2 आवर्स कर दिया गया है। फॉर क्लास 1st to 5th मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और जनरल नॉलेज था, और 6 to 10 जो है इसमें एक और बढ़ जाता टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। एक चीज़ और यहाँ पे एक्स्ट्रा दी गई है इस वीडियो में आपके लिए कि OMR सीट को बहुत अच्छे से फिलअप करना है। ये बहुत ध्यान देना है। जैसे ये 2018 का जो था पेपर, उसका OMR सीट दिया गया, इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इनको आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो यदि आपने OMR सीट में मिस्टेक कर दी तो फिर ये चेक नहीं हो पाएगी सही तरीके से और आपका हो सकता है रिज़ल्ट सही से ना आए। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, कैंडिडेट मस्ट कम्प्लीटली फिल देयर हिंदुस्तान ओलंपियाड रोल नंबर। सबसे पहले रोल नंबर डालना है। सबसे पहले तो इसमें नाम डालना है अपना, स्टूडेंट नेम। नेम में जैसे नमन लिखा है, कुमार लिखना है तो एक बॉक्स छोड़ के कुमार लिखा जाएगा, KUMAR। ऐसे ही स्कूल नेम लिखना है तो सेंट जैसे लिखा या ABC लिखा, फिर विद्यालय, आगे कुछ जो भी लिखना है, एक एक बॉक्स छोड़ के। इसके स्टूडेंट नेम हो गया, क्लास हो गया, क्लास 7 जैसे है, सेक्शन जो भी है। रोल नंबर बहुत सावधानी। रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, वहीं से आपको फिल करना होगा। तो रोल नंबर में ये ध्यान रखना कि जितने बॉक्स हैं उतने ही आपके डिजिट का रोल नंबर होना चाहिए। हालांकि उतना ही होगा, लेकिन फिर भी देख लेना, पीछे से इसमें भर सकते हैं आप। तो आप आगे यदि बॉक्स खाली रहता है तो 0 लगा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा आपका। पूरा यानी कि उसमें क्या होता है, जो हमको ये सर्किल्स दिए गए हैं ये कंप्लीटली होनी चाहिए। ये नहीं यहाँ पे जैसे क्रॉस कर देना या टिक कर देना या डॉट लगा देना या आधा करना, ये नहीं, ये सही मेथड है, ऐसे करना है। और नीचे पूरी लिस्ट दी गई होगी क्वेश्चंस की, वहाँ पे आपको इसको इस तरीके से, जैसे फर्स्ट का A है, B है, इसे आप करते चले जाएंगे। जो जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, और जो जानते हैं वो भी बहुत सावधानी से बनें, क्योंकि इसमें कटिंग अलाउड नहीं होती। किसी भी तरीके से आप कटिंग अलाउड नहीं होती है। यदि आपने गलत कर दिया या OMR सीट में कुछ आपने व्हाइटनर या ब्लेड से आपको खुरच दिया तो वो भी फिर चेक नहीं होगी OMR सीट। तो इसलिए इसको बहुत सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि यही फर्स्ट स्टेप है एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है LCM ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो LCM है वो किसके इक्वल होता है? उनके सम के बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर, डिफरेंस के, नन ऑफ दिस। तो जो LCM 2 नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। प्रोडक्ट कैसे? इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर हमने ले ली 3 और 4 और इनका हमको LCM निकालना है। तो इनमें देखिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका LCM क्या हो जाएगा? इनका प्रोडक्ट ही हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। जैसे 2 और 3 का LCM क्या होगा? 6 होगा। तो LCM ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब कंटिन्यू, लगातार जो नंबर्स हैं उनका क्या होगा? वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, फर्स्ट का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मतलब जैसे कि 2, 4, 6, 8, 2 के डिफरेंस पे हैं। तो कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, जैसे हमने 4 और 6 ले लिया,
तो इनका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो इनका HCF कैसे निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। चाहे तो आप इस प्राइम फैक्टराइजेशन से देख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। अब देखो इनका कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, डिवीजन मेथड से भी देख सकते हैं, कैसे भी। तो 6 और 8 का भी 2 होगा, 2 4 का भी 2 ही होगा। तो यहाँ पर HCF of 2 consecutive even numbers is 2. The smallest natural number is, सीधा है। इस नेचुरल नंबर का मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को हम ही नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि सबसे जो शुरुआत काउंटिंग की होती है 1 से होती है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ 4 टाइम्स ऑफ ए सर्टेन नंबर, किसी नंबर का 4 टाइम्स यानी 4a इज 10 मोर देन थ्राइस द नंबर। थ्राइस द नंबर का मतलब 3a। एक कह रहा 4 टाइम्स, फिर कह रहा 3 टाइम्स। कह रहा है ये 4 टाइम्स जो है ये 10 ज़्यादा है। जब ये 10 ज़्यादा है तो इसमें क्या कर सकते हैं कि दोनों को इक्वल करने के लिए, कि भाई ये तो ज़्यादा है, दोनों इक्वल करना है, तो हमको इधर 10 हमने जोड़ दिया, इधर 10 जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसका जो इक्वेशन बन जाएगा 4a = 3a + 10, तो इसमें ये वाला सही हो जाना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ इसमें एक और ऑप्शन है, वो भी ये बी वाला भी यही चीज़ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इसको भी हम लिखेंगे तो 4a, तो ये भी हो सकता है, ये मिस्टेक है, एरर है इसमें इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा बाई सॉल्विंग द इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ a विल बी। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कैसे, a = 2 - 9a। सीधा है, वेरिएबल हम एक साथ लाएंगे, तो ये हो जाएगा a + 9a = 2। तो 9a + a ऐड हो जाएंगे, यानी 10a = 2। तो a = क्या आ जाएगा, 2/10 डिवाइड कर देंगे, 2 5 = 10, यानी 1/5 इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज 1/5। 6 में कह रहा है इन ए कल्चरल टीम ऑफ स्कूल देयर आर 15 गर्ल्स, यानी गर्ल की जो संख्या है वो है 15। कह रहा गर्ल्स आउट ऑफ 47 मेंबर्स, टोटल जो टीम है, टीम में कितने हैं, 47 है। तो व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़, तो हमें पहले बॉयज़ निकालने पड़ेंगे। बॉयज़ कैसे आएंगे कि 47 - 15 कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 2 और 3 32। तो गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशियो लेना है, गर्ल्स टू बॉयज़, तो गर्ल्स कितनी है 15 और बॉयज़ कितने हैं 32, तो 15:32। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 6th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रोहन्स रेक्टेंगुलर फील्ड इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है 40 और 30। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज, तो सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × L + V। तो L + V मतलब 40 + 30 करोगे 70 आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 140। तो करेक्ट आंसर इज 140 मीटर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है वाई कन्वर्टिंग 4.8 मिलीमीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब वी गेट, मतलब मिलीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। स्केल में आप देख सकते हैं 10 mm होता है। अब तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 10 इधर अपॉन में आ जाएगा, यानी 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब हमें बदलना क्या है, मिलीमीटर स्क्वायर को बदलना है। तो यदि हम इसको स्क्वायर 2 मिलीमीटर कर देंगे तो यहाँ भी 2 10 आ जाएंगे, यानी 100 से डिवाइड करना है हमको 4.8 को।
कन्वर्ट करने के लिए 4 पॉइंट यानी मिलीमीटर स्क्वायर की जगह पे 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। तो 100 मीन्स डिवाइड करेंगे, डेसिमल यहाँ है तो 2 डिजिट डेसिमल इधर और शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.048 सेंटीमीटर स्क्वायर। द ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंटेनर हैज 5 लीटर 120 मिलीलीटर ऑफ मैंगो शेक। उसमें 5 लीटर है और 120 ml है। हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 20 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड विद इट। तो पहली चीज़ तो हमें ml में इसको करना है, तो कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 5000 प्लस 120 यानी ये हमारा आ जाएगा 5120। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 40 से, 0 0 कैंसिल आउट, 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, 1 11, 4 2 जा 8, 3 32, 4 8 जा 128, यानी कि उसको हम 128 टाइम्स उसमें से उसको हम फिल कर सकते हैं। तो 128 यहाँ तो ऑप्शन में है नहीं, आगे देखते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज 120। 9th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 120 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा ए हैज़ ए रूलर ऑफ लेंथ 1 फुट। ए कोई है व्यक्ति, उसके पास जो रूलर है वो 1 फीट की है, और वी के पास जो रूलर है उसकी वो 0.5 फीट की है। व्हाट इज द टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, टोटल लेंथ आ जाएगा 1.5 फीट, दोनों को हमने ऐड कर लिया। अब लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल लेंथ इन इंचेज, इसको इंच में कन्वर्ट करना। देखिए एक जो फिट होता है वो 12 इंच के बराबर इक्वल होता है, 12 इंच, तो 1.5 फीट इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 इंटू 12, तो ये आपका आ जाएगा 15 2 जा 33, 15 18 इंच। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 18 इंच आ जाएगा। हियर करेक्ट आंसर इज द 18 इंच। सेकंड सेक्शन इसका है इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या बता रहा है देखते हैं। फैजान नॉर जावेद हैव गो टू सी द मूवी। तो इसमें ईच, नाइदर, बोथ, देखिए यहाँ पे नॉर शब्द आ गया है, यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं, नाइदर नॉर, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है, नाइदर नॉर, तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, दे रियली वेल फॉर हर सिंस हैव बीन मूव्ड आउट ऑफ विलेज। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा दे हैव बीन रियली वेल, they have been done really well for her since she moved out of the village. Next question 13th, कह रहा choose the part of the sentence that has an error। इसमें किसी में एक एरर है, उसको चूज करना है। मेरे हिसाब से इसमें as I think की जरूरत नहीं है, I am going to fail, I think this English test is so difficult। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिटिल गर्ल आस्क्ड मम्मी आई हैव ए कुकी, द मदर सेड यस यू माइट। यहाँ पे इसका ऑप्शन ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, मे आई हैव ए कुकी, द मदर सेड यू माइट। नेक्स्ट है इसमें इमली इज डैश द हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस, इज इन होना चाहिए मेरे हिसाब से, in the Harvard School of Business। Pick the odd phrase out। इसमें टेक ऑफ, टेक ऑन, टेक अप, टेक इट। देखिए इसमें जब तीनों में प्रीपोजिशंस का यूज़ किया गया है, और जो इट है, इट इसमें एक प्रोनाउन आया है, तो मेरे हिसाब से इसमें टेक इट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, इज लवली टुडे, लेट्स गो फॉर ए पिकनिक। तो वेदर इज लवली, तो यहाँ पे वेदर की स्पेलिंग देखिए, एक क्वेश्चन इस तरीके से स्पेलिंग वाला ज़रूर आता है, तो वेदर की स्पेलिंग क्या होगी,
weather, WEATHER. Weather is lovely today, let's go for a picnic. Choose the antonym of obeying. एंटोनिम भी एक हर बार पूछा जाता है, तो एंटोनिम्स की आप प्रिपरेशन करें. ऑर्डरिंग, फॉलोइंग, रिफ्यूजिंग. ओबे करना, फॉलो करना मतलब किसी को, और रिफ्यूज मतलब मना कर देना. तो ओबिंग का रिफ्यूजिंग एंटोनिम होना चाहिए मेरे हिसाब से. नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन है, सी इज ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज फॉर अस. व्हाट डज ए ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज मीन? टू बी ब्लेस्ड, टू अटेंड ए प्रेयर मीटिंग, समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट. इसका सी होगा करेक्ट आंसर. देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ इंग्लिश में भी सही से आपको आंसर करने का. हो सकता है किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए या आपको लगे कि ये नहीं, ये हो सकता, तो आप कमेंट कर सकते हैं. इसमें मेरी तरफ से पूरा प्रयास है कि मैं आपको सही से सही आंसर देने का कोशिश करूं. कभी किसी क्वेश्चन में लगता है यदि मिस्टेक हो गई है तो आप कमेंट में उसको बता सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ड वर्ड. तो कंसिस्टेंट सही है, कमिटमेंट, कमेंट, कंटोनमेंट. तो इसमें जो रॉन्ग वर्ड है वो कमिटमेंट है. कमिटमेंट में क्या होता है, डबल एम बनता है, कमिटमेंट, और सारे सही हैं. तो इसका जो मिसस्पेल्ड वर्ड है वो बी होना चाहिए मेरे हिसाब से. नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है साइंस, सेक्शन सी है. विच पार्ट ऑफ द मस्टर्ड प्लांट कैन बी यूज्ड. मस्टर्ड मतलब सरसों. सरसों में तो हम उसका ऑयल यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल. तो ऑयल बनता है सीड से, तो सीड हो गया, और लीफ, पत्ते भी उसके सब्जी के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं. फ्लावर का यूज़ नहीं होता, स्टेम का, रूट का नहीं होता. तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट इन द एयर. डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है, घटते हुए क्रम में, कि सबसे ज़्यादा परसेंट किन किन गैसों का है. तो सबसे पहले पता है हमको नाइट्रोजन गैस का होता है, ये लगभग 78% होता है. इसके बाद ऑक्सीजन आ जाती है जो कि 21%. तो इन दो ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा. नाइट्रोजन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन में. उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर ऑर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन भी 22 से ही रिलेटेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, अभी मैंने बताया ऊपर कि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो 78% होती है एटमॉस्फेयर में. तो ये सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की परसेंट है. देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 78%. Question number 24. At what tropic level in the food chain the producers are present? प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है वो जो खुद अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट. तो ग्रीन प्लांट जो हैं वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं. ये सन से सीधे फोटोसिंथेसिस, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से भोजन बनाते हैं. तो ये किस लेवल पे होंगे, फर्स्ट लेवल पे होंगे, क्योंकि यहीं से आगे जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है. तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल पे रहते, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे रहते हैं ग्रीन प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी इज ए. देखिए तुलसी, ये क्वेश्चन हर बार हर पेपर मैंने देखा ज़्यादातर पूछा जाता है. इनकी कैटेगरी क्या है वो समझ लो. आज तुलसी क्या है, वैसे हर्ब में आता है. तो कब हम उसको हर्ब कहते हैं, कब हम उसको श्रब कहते हैं, और कब हम उसको ट्री कहते हैं. देखिए हर्ब जो होता है ये सॉफ्ट होते हैं, इनके स्टेम कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और ये छोटे रहते हैं. ज़्यादातर जो क्रॉप्स हैं वो हर्ब में आ जाती हैं, या जो छोटे पौधे जैसे तुलसी है, मिंट है, ये सारे हर्ब्स में आएंगे. ज़्यादातर मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं वो भी हर्ब में हैं. श्रब इससे बड़े में आ जाता है, जैसे कि गुड़हल है, इससे बड़े में, यानी कि आप कह सकते हो रोज है. तो ये थोड़ा सा हार्ड रहते हैं, इनकी तुलना में ये हार्ड रहते हैं श्रब. और ट्री जो होते हैं बहुत बड़े ट्री, जैसे मैंगो हो गया, नीम हो गया, ये ट्री में आ जाते हैं. तो ज़्यादातर हर्ब के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है. और हर्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन है लूम.
इज यूज्ड फॉर वीविंग, निटिंग, क्रोचेट, ऑल ऑफ द अबव। देखिए वीविंग जो में यूज़ किया जाता है, हैंडलूम शब्द आपने सुना होगा, हैंडलूम। हैंडलूम का मतलब होता है जो हम हाथ से चलाते हैं, यानी हाथ के द्वारा हम वीविंग करते हैं, वो हैंडलूम कहलाता है। तो लूम का संबंध सीधा किससे है? वीविंग से है, तो वीविंग सही आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ, क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ऑल ऑफ द अबव। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी किसका फ्लो है? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ मोशन, कि जो रोटेशन हो रहा है अर्थ का अपनी एक्सिस पे, वो किस टाइप का मोशन है? तो वो है सर्कुलर मोशन, उसको हम कहेंगे सर्कुलर, सॉरी ओके, ये सर्कुलर रोटेशन, क्योंकि वो जैसे टॉप होता है ना, वो अपनी एक्सिस पे ही घूम रहा है, एक एक्सिस है इसमें अर्थ की, उसके अराउंड इसका मोशन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे रोटेशनल मोशन, सर्कुलर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, विटामिन के, ये याद कर लीजिए आप। डी जो है बोन्स के लिए रहता है, और बी और सी ये वाटर में डिजॉल्व विटामिन से काफ़ी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि न्यूटन स्टेटेड दैट फॉर एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी फोर्स एफ किसी बॉडी पे अप्लाई होता है, तो वो बॉडी भी उतना ही फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ कहलाता है। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हमारा जनरल नॉलेज सेक्शन है, और जनरल नॉलेज में एक चीज़ और बता दें कि जैसे ये क्वेश्चन 2018 का है, तो इसमें जो कई क्वेश्चंस मैंने देखे हैं करंट जीके के आए हैं, जो कि उस समय से रिलेटेड हैं, तो करंट जीके वो ना आकर के उस टाइप का ही क्वेश्चन आज आ सकता है। मतलब करंट जीके के लिए आपको 2024 में जो इवेंट्स हुई हैं या 2023 में जो हुई हैं, उन इवेंट्स को आपको पढ़ना और समझना होगा। तो द ओनली इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू बी फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स कंपाइल्ड बाय फोर्ब्स, तो इसमें कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट जिसको माना गया है? इसमें ऑप्शन विराट कोहली का आता है सब। सेकंड क्वेश्चन है कि द नेम थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018। अब जैसे ये क्वेश्चन है करंट जीके का है, 2018 का पूछ दिया, तो ये 2024 का क्वेश्चन इस बार आ सकता है। तो इसमें क्या होगा, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये उस समय की थीम थी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इस बार 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द इंडियन बीच टू बिकम द एशियाज फर्स्ट बीच टू गेट द फ्लैग सर्टिफिकेशन वाज। ये क्वेश्चन भी करंट जीके से रिलेटेड है, क्योंकि उसी समय इस बीच को एशियाज फर्स्ट बीच के रूप में चुना गया था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के रूप में। तो ये चंद्रभागा बीच जो है इसको चूज किया गया था। फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ये करेक्ट आंसर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, असम, इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु, और ये कोयम्बटूर कोयम्बटूर में स्थित है, और स्टेट है तमिलनाडु, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। एशियन गेम्स 2018 वर हेल्ड एट विच कंट्री? 2018 के जो एशियन गेम्स थे वो इंडोनेशिया में हुए थे। अब इधर के तुमको याद करने हैं 23 और 24 में जो भी गेम से रिलेटेड इवेंट्स हुई हैं, खास तौर से ओलंपिक से श्योर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उस पर आप ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज, लिटरेसी रेट इस समय इंडिया की कितनी है? तो लिटरेसी रेट इंडिया की है 74%। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? लॉन्गेस्ट रिवर
वन गंगा नर्मदा, सबसे बड़ी जो रिवर है वो गंगा है। वैसे तो ब्रह्मपुत्र की लेंथ सबसे ज़्यादा है, लगभग 2900 किलोमीटर, और गंगा जो है वो 2500 किलोमीटर है। लेकिन इसका जो पार्ट है इंडिया में कम है, ये उधर से निकल के आती है, कुछ पार्ट उधर चाइना में, इसका जो तिब्बत में है वहाँ से निकल के आता है। तो इंडिया में जो रिवर फ्लो हो रहे हैं उनमें सबसे बड़ी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? टिहरी, भाखड़ा, नागल, हीराकुंड, नागार्जुन सागर डैम। तो सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी डैम है, इंडिया का सबसे ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 39, ये कह रहा है कि द J.K. रोलिंग इज द ऑथर ऑफ विच फेमस फिल्म सीरीज। तो ये हैरी पॉटर जो है सीरीज है फिल्म की, वो J.K. रोलिंग के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर सुनामी हिट इंडिया। सुनामी ने किस साल इंडिया में हिट किया था? ये 2004 में। यहाँ पे आ सकते हो, तमिलनाडु के कोस्ट में आया था, बहुत इस तबाही मचाई थी। तो 2004 में ये आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में इसको करना है। तो प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। तो कोई भी होगा तो सबसे पहले वो आएगा, यानी कि इसमें ये अराइवल होगा, उसके बाद फिर उसका इंट्रोडक्शन होगा, यानी 2 नंबर पे ये होना चाहिए। फिर प्रेजेंटेशन, यानी 3, डिस्कशन और फिर रिकमेंडेशन 2। तो इसमें यानी 3, 5, 1, 4, 2 ये ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट इसमें से हमको चूज करना है। ये सीरीज एक दी गई है, इस सीरीज में और सारे एक समानता व्यक्त करते हैं, लेकिन एक जो है वो उस सिमिलरिटी को फॉलो नहीं करता है, उसी को हमें चूज करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत में कितना है, 3 है, और लास्ट में कितना है, 6 है, और बीच में 9 है। यानी कि इधर उधर की नंबर को हम ऐड कर लेते हैं तो बीच वाली नंबर हमको मिल जाती है। अगले में भी 4 + 2 कर लेते हैं तो 6 मिल जाता है। 5 और 2 कर लेते हैं तो 7, 7, 4, 11, यही नहीं फॉलो कर रहा है। 6, 1, 7, 4, 2, 6। तो ये सारे फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ 4 to 7 फॉलो नहीं कर रहा है इस चीज को। तो इसका ऑप्शन होगा ए, इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्फ़ाबेट सारे दिए गए हैं, कह रहा विच लेटर इन दिस अल्फ़ाबेट सीरीज इज 7th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर, 7th राइट ऑफ द लेटर विच इज 10th लेटर फ्रॉम टू द लेफ्ट ऑफ द लास्ट लेटर। तो पहले तो 10th देखिए कौन सा है लास्ट से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10th लेटर हमारा क्या पड़ रहा है, क्यू। 10th लेटर हमारा है क्यू। अब कह रहा है इसके राइट में 7th, तो 10th 7th इसमें क्या पड़ेगा जाकर के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर डब्लू होना चाहिए। EUSR कह रहा है इसमें से कितने हम वर्ड्स इसके बना सकते हैं। तो 1, एक तो यूजर हो जाएगा, यूजर, और श्योर, SURE बना सकते हैं।
श्योर और यूज़र, यानी कि हमारे हिसाब से तो इसमें 2 ही होने चाहिए, अगर आपको ज़्यादा लगते हैं तो फिर बताना मुझको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष कंप्लीट्स ए वर्क इन 20 डेज। आफ्टर 8 डेज श्री राम जॉइन द वर्क। मतलब वो 20 डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेता है। 8 दिन बाद जो है श्री राम आ गया। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, कितने दिनों में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। श्री राम टेक्स ट्वाइस द टाइम देन मनीष टू कंप्लीट द वर्क। श्री राम कंप्लीट्स हाफ द वर्क इन 15 डेज। ऑप्शन में है स्टेटमेंट फर्स्ट ओनली सफिशिएंट टू नहीं, स्टेटमेंट सेकंड ओनली टू नहीं। इनमें से मुझे लगता कोई भी स्टेटमेंट क्लियर नहीं है जो इसको सही से आंसर कर पाए, तो इसमें ऑप्शन डी ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस हैज रिटन 1 2 3 इन ए क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉक ऐसे चलती है, तो ये मान लीजिए हमारा डाइस है, तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा है 1 2 3 4। फिर कह रहा है 5 एंड 6 है टॉप एंड बॉटम, तो 5 टॉप पे है, 5 जो है वो टॉप पे है और 6 बॉटम में है। तो कह रहा है कि यदि हम 4, देखो 4 के अपोजिट क्या है 2 है, 1 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट 6 है, तो कह रहा है 4 इज एट द टॉप। 4 टॉप पे कर दोगे तो बॉटम में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स दिस। तो ये फिगर किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें है लेकिन ये एग्जैक्ट वैसा फिगर नहीं है, ये भी नहीं है, यही बचा है। तो इसमें आप देख सकते हैं बीच में तो क्रॉस बना है, और ये इधर को भी ले सकते हैं, इधर को भी, इधर को भी और इधर को, तो इसका थर्ड ऑप्शन यानी वी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, तो कह रहा 45 56 78, इसमें क्या ऐड किया जाए। तो देखिए इसमें इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 11 आ रहा, 11 और यहाँ पे 1। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 8 6 2 7 5 2, 22 आ रहा। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 33 आ रहा। तो मतलब अब कि हमको कितना ऐड करना है, 44 ऐड करना है। तो इसमें 44 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 415 415 155, इसका ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 49, कह रहा है कि कोलगेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो COL को LOC हो गया, तो CON को क्या हो जाएगा, NOC। जी नहीं चेंज हुआ तो यहाँ T नहीं चेंज होगा। फिर हो गया है ATE को लिख दिया है ETA, तो ऐसे यहाँ पे इसको लिख सकते हैं NIA, तो NOC TNIA, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ऑड वन आउट, असम सिक्किम मणिपुर गुजरात। देखिए ये तीनों नॉर्थ ईस्ट में आते हैं यानी कि स्टेट्स, और गुजरात हमारा अलग आता है, तो इसमें गुजरात ही अलग होना चाहिए इसका ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप माई वीडियोज़ हेल्प यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड एग्ज़ाम। यदि आपको मेरे वीडियोज पसंद हैं और आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूं, तो सब्सक्राइब और लाइक करें मेरे चैनल को, ताकि हमको सपोर्ट मिले और मैं और अधिक से अधिक वीडियोज आपके लिए बनाऊं। और एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप कंटिन्यू हमसे प्रिपरेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो मेंबरशिप आप ले सकते हैं चैनल की, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे, ताकि आप कंटिन्यू में लाइव क्लास के दौरान आपकी प्रिपरेशन करा पाऊँ। थैंक यू।